हेलो एवरीवन। श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 135 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा 136 पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यों को बताते हुए इसके महत्व को बताइए। वर्तमान में इसके समक्ष विद्यमान चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और वर्तमान संदर्भ में इसकी उतनी ही प्रासंगिकता है जितनी कि कई अन्य प्रश्नों की होती है। आपने लिखा है, लोकतंत्र के प्राण कही जाने वाली चुनावी व्यवस्था के स्वतंत्र व निष्पक्ष संचालन के लिए भारतीय संविधान द्वारा चुनाव संबंधी एक स्वायत्त संस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। संविधान के अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग तथा चुनाव व्यवस्था संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है, जिसके अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्न कार्य हैं। राष्ट्रीय, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से चुनावों का संपादन। यहाँ पे ये देखो, आपने गलत कर दिया। स्थानीय स्तर पर थोड़ा ना भारतीय निर्वाचन आयोग कार्य करता है, समझ रहे ना। तो ऐसी गलतियों से बचना। भारतीय निर्वाचन आयोग स्थानीय स्तर पर कभी नहीं काम करता, वहाँ तो राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग काम करता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियों का निर्माण कर सभी नागरिकों के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अधिकार को सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, चुनावी चिन्हों का निर्धारण करना, चुनाव आचार संहिता को लागू करना, साथ ही चुनाव व्यय का निर्धारण तथा चुनावों की तिथियों परिणामों की घोषणा करना। उपरोक्त कार्यों एवं निम्नलिखित बिंदुओं से निर्वाचन आयोग के महत्व को समझ सकते हैं। नागरिकों के मताधिकार का बिना किसी भय व लालच के उपयोग को सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों को रोकना, नागरिकों में चुनाव संबंधी अधिकाधिक भागीदारी एवं जागरूकता को बढ़ाना, चुनावों में विश्वसनीयता, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता को सुनिश्चित करना। यद्यपि चुनाव आयोग के समक्ष वर्तमान में निम्नलिखित चुनौतियां विद्यमान हैं: राजनीति का प्राधिकरण, शासक दल का अपनी सत्ता व शक्ति का दुरुपयोग करना, चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन कर सरकारी आवास व वाहनों का चुनाव हित में उपयोग, निर्वाचन आयोग की विश्वसनीयता, निष्पक्षता व कार्यशीलता पर जनता का अविश्वास। यद्यपि उपरोक्त चुनौतियों एवं आलोचनाओं के बावजूद भारत में निर्वाचन आयोग चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष व सफल संचालन में अपनी सक्रिय व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। देखिए, जब आपको ऐसे प्रश्न मिला करें ना, जिसमें महत्व भी हो, कार्य भी हो और चुनौतियां भी हो, तो चुनौतियों वाले जब भी प्रश्न आप देखेंगे, उसमें आपको सजेशन देना है निष्कर्ष के तौर पर, महत्व नहीं बताना है। समझ रहे? महत्व तो आपने अलग बता ही दिया पहले, वहाँ पर आपको महत्व बताना है जहाँ पर कार्य केवल पूछे। क्लियर? जब आप कार्य पूछेगा तो आप महत्व बताएंगे निष्कर्ष में, और जब आपसे चुनौतियाँ पूछेगा तो आप सुझाव देंगे कि इन चुनौतियों को दूर करने का सुझाव क्या है। समझ गए? दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है, जब आपने जैसे ये बताया ना यहाँ पर इतने सारे पॉइंट चुनौतियाँ, तो आपने इसमें मूल चुनौती तो बताई ही नहीं, और इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, इनको करंट से ऐड कर सकते हो। करंट से ऐड करने का मतलब, जैसे आप देखो ईवीएम का इशू चलता रहता है। क्लियर? तो आप ईवीएम का इसमें जिक्र करो। आप इसमें देख सकते हो कि कई बार क्या होता है कि जो चुनाव आचार संहिता होती है उसे वो लागू नहीं करा पाते, आप उसका उल्लेख करो। आप देख सकते हो वित्तीय विनियमन को लेकर, मतलब वित्त को लेकर होता है ना कि एक पार्टी इतना पैसा खर्च कर सकती है, एक लीडर इतना खर्च कर सकती है, लेकिन कई बार पार्टियां क्या करती हैं, अपने लीडर के लिए पार्टी से फंड दे देती हैं। नियुक्ति में अपारदर्शिता है, मतलब जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति होती है उसमें भी डिस्टर्बेंस है। साथ ही आपस में उन तीनों चुनाव आयुक्त के मत अच्छे नहीं होते, कभी दो एक तरफ होंगे तो कभी एक तरफ होगा, और माना उसी का जाएगा जो सर्वे सर्वा होगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। क्लियर? विगत कई चुनावों में आप देख सकते हो, खासतौर पर 2019 के चुनाव में आपने ये चीज़ देखी ही थी। समझ रहे? नौकरशाही का कई बार दुरुपयोग होता है, आपने ये चीज़ हालांकि लिख ही दिया है यहाँ पे। क्लियर? आपसी मतभेद जैसे चुनाव आयुक्तों के, ये भी आपने बता सकते हो यहाँ पे। जब आप ये सारी चीज़ें बताते हो ना, और करंट से ऐड किया करो ऐसे प्रश्नों को ना,
मौलिक बना दिया करो। जो आप देखते हो न्यूज़पेपर में डेली या जो आप सुनते हो, कई बार अनैतिक बातों का उल्लेख आता है, मतलब कोई भी कुछ भी बोलता रहता है किसी को। अभी आप देख लो, हाल ही में चर्चा में कोबरा बोला जा रहा है। मतलब एक देश की सीएम है एक राज्य की, आप किसी के साथ इतना भी अप्रासंगिक मत बन जाइए कि आप नैतिकता और जो राजनीति की जो स्पिरिट है, जो मूल स्पिरिट है, उसे ही भूल जाएं। क्लियर। तो उस मूल स्पिरिट को रोकने में असमर्थ है। कोई भी कितना भी कुछ भी बोलते हैं। मतलब आप ये समझ सकते हो कि आज की राजनीति ऐसी हो गई, केवल माँ बहन की गालियाँ नहीं दी जाती, बाकी सब कुछ कर दिया जाता है। तो इन स्थितियों पर लगाम नहीं लगा पा रहा निर्वाचन आयोग, आप उसके बारे में बता सकते हो। साथ ही राजनीतिक दलों को विनियमित नहीं कर पाता है, मतलब उसे दंडित नहीं कर सकता है। ये चीज़ की पावर नहीं है। आप उस समय देखो, टीएन शेषन के टाइम पीरियड पे, 1997 के टाइम पीरियड पे कितना सशक्त निर्वाचन आयोग था, लेकिन आज उतना ही उसमें भाई भतीजावाद बढ़ रहा है। कहने का मतलब उसमें जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है वो कहीं ना कहीं से उनके कई करीबी होते हैं, तो वो उनकी राजनीतिक रोटियां सेकने लगते हैं। कई बार चुनाव कार्यक्रमों को लेकर संदेह होता है कि चुनाव कार्यक्रम उन्हीं के अनुकूल बनाया जा रहा है। देखो, ये तो सबको ही लिखेगा, जितना आप लिखे हो पॉइंट वाइज किताबी नॉलेज के हिसाब से वो सब लिख देंगे। यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये होती है कि ऐसे प्रश्नों में आप अपनी मौलिकता दर्शा दें। एग्जामिनर क्योंकि रोज़ वो भी तो न्यूज़पेपर पढ़ता है ना। अब आप सोचो, अगर आपने अनैतिक शब्दों का आपने उपयोग कर दिया और ब्रैकेट में डाल दिया लाइक कोबरा फलाना, तालिबानी फलाना, इस ग्रुप के लोग, कुछ भी, मतलब आप ये देख सकते हो। क्लियर। या प्रधानमंत्री जी, और इसमें ख्याल और एक और चीज़ का रखना कि हर व्यक्ति का इसमें उल्लेख करना। ऐसा नहीं है कि आप केवल ममता बनर्जी को जो कहा गया उसी का आप उल्लेख करेंगे, पीएम मोदी साहब को भी जो कहा गया उसे भी उल्लेख करेंगे, राहुल गांधी जी को जो कहा गया उसे भी उल्लेख करेंगे। इससे क्या होगा ना कि एग्जामिनर जिस भी पार्टी का होगा वो निष्पक्ष रह जाएगा। वो कहेगा अच्छा यार, ये ममता का समर्थक नहीं है, ये मोदी का भी समर्थक नहीं है, ये राहुल का भी समर्थक नहीं है, वास्तव में ये भारत सरकार का समर्थक है। मतलब ये भारत का समर्थक है, किसी पार्टी का नहीं है। तो आप ये चीज़ बताओगे, और ये चीज़ें जब आप बताओगे तो होता क्या, करंट से आपने कोई घटना बताई और एग्जामिनर ने सुबह चाय में वही घटना देखी कि अच्छा कोबरा का जो स्टेटमेंट था, और 3 दिन बाद उसको वही चीज़ आंसर राइटिंग में मिल रही कॉपी में, तो कितना खुश हो जाएगा। और यहीं तो आपके पास मौका होता है जीएस में अपने मौलिकता को दर्शाएं। जीएस में क्या होता है, मौलिकता चाहिए होती पूरी की पूरी, और करंट से अपडेट इतना होना चाहिए कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। अब इसमें आप कई सारी स्कीम्स का उल्लेख कर सकते हो, आप इसमें स्वीप इनिशिएटिव का उल्लेख कर सकते हो। क्लियर। आप इसमें मतदाता जागरूक सप्ताह का उल्लेख कर सकते हो कि हालांकि इन चुनौतियों और इस महत्व को और कार्यों को प्रासंगिक बनाने के लिए निर्वाचन आयोग कई सारे कार्य कर ही रहा है। क्लियर। तो इससे क्या होगा कि आपका उत्तर अन्य की अपेक्षा काफ़ी अच्छा हो जाएगा। क्लियर। अब रही बात इसके महत्व को लेकर, तो जब आप इसके महत्व को बताते हो तो आप बता सकते हो कि ये किस तरीके से समानता, निष्पक्षता और उस समय की कर्तव्यपरायणता, अर्थात जो संविधान के बेसिक मूल्य हैं उनको पूरी तरीके से संरक्षित रखता है। कैसे राजनीतिक दल और अन्य कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके मध्य समन्वय स्थापित करता है। कैसे जागरूकता को प्रमोट करता है और न केवल भारत में चुनाव कराता है बल्कि विश्व के कई देशों में चुनाव संपन्न कराता है। और विश्व के कई देश वास्तव में भारतीय निर्वाचन आयोग का लोहा मानते हैं। अब आप देखो, जब वर्ल्ड फलक पे लिख दिए तो मैं तो कितना अच्छा हो गया, और वर्ल्ड फलक पे सब तो लिखेंगे नहीं, तो आपको ये एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। देखो 10 नंबर का अगर ये प्रश्न है, सबको एग्जामिनर 6 नंबर दे रहा है और आपने 3 पॉइंट अलग लिख दिए, तो आपको उसमें 8 नंबर मिल जाएंगे या 7 नंबर मिल जाएंगे। और इस चीज़ से एग्जामिनर बोर नहीं होता। भाई एग्जामिनर ने 10 कॉपियाँ चेक की, सब में यही नाम लिखा हुआ है, समझ गए। तो फिर कैसे आप कर सकते हो उस चीज़ का। क्लियर। तो आप समझ गए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। दूसरी बात कि आपका जैसे यहाँ पे जो आपने लिख दिया ना, स्पीड में लिख दिया या जल्दबाजी में, या कहीं से जो सोर्स आपने अपनाया वहाँ पे मिस्टेक है। इसलिए कहा जाता है जब सोर्स भी अपनाओ तो ऑथेंटिक अपनाओ। राष्ट्रीय राज्य स्तर, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तो कराता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर नहीं कराता। स्थानीय स्तर के निकाय के चुनाव कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। यहाँ आप ये डाल सकते हो कि वहीं राज्य स्तर पर भी स्थानीय स्तर के चुनावों को कराने में राज्य निर्वाचन आयोग अपनी महती भूमिका निभाता है। क्लियर। भारतीय निर्वाचन आयोग अलग हो गया, भारतीय निर्वाचन आयोग हो गया मुख्य जो इस समय है केंद्र का जो होता है,
और राज्य का अपना अलग हो गया। तो स्थानीय इस वर्ड से बचो, नहीं तो एक नंबर इसी में आपका कट जाएगा। क्लियर। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, ये बिल्कुल आपने ठीक लिखा है। क्लियर। तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, तो इससे आपका उत्तर काफ़ी मौलिक हो जाएगा। और एक बात और, आप इसमें जो एक अच्छा काम और कर सकते हो वो ये कि आप इस लाइन को निष्कर्ष में डालो, लोकतंत्र के प्राण वाली को, और आप डायरेक्ट शुरू करो कि भारत के संविधान में आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग की बात की गई है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। इसके कार्यों और महत्वों और चुनौतियों को लेकर कई बार करंट में समसामयिक विषयों पर विचार विमर्श बना रहता है, अर्थात इसके कई कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आपने ये बता दिया। अब उपयुक्त कार्यों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि ये आज के दौर में काफ़ी उपयोगी साबित है। अब इसके आपने महत्व बता दिए। अब जब आप कार्य बताते हो ना, तो उनको पॉइंट में बता दो। जब आप महत्व बताते हो उसको पैरा में बता दो। और जब आप निष्कर्ष के टाइम पे आते हो, मतलब चुनौतियों के टाइम पे, तो उसको पॉइंट में बता दो और निष्कर्ष को फिर पैरा में बता दो। तो आप सोचो कैसा आपका उत्तर हो गया। आपने पहले 3 लाइनें पैरा में बता दी। क्लियर। फिर 5 पॉइंट पॉइंट में आपने बातें बता दी। फिर आपने 4 लाइनों में फिर पैरा का उपयोग कर लिया। फिर आपने 3 पॉइंट में क्या किया, पॉइंट बता दिए चुनौतियों को। और फिर 3 से 4 लाइन में निष्कर्ष बता दिया। सोचो कितना डिज़ाइन वाला आंसर आपका बन गया, कितना डेकोरेट हो गया आपका आंसर। क्लियर। और डेकोरेट और डिज़ाइन और डिस्कस और कई सारे डिबेट्स वाले क्वेश्चंस को जब आप ऐड कर देते हो और करंट से इसको रिलेट कर देते हो, तो आपके डायमेंशन आ जाते हैं। और जब आपके प्रश्न के उत्तर में डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो एग्जामिनर डिस्टर्ब नहीं होता, बल्कि आपको डिस्टेंसिंग नंबर दे देता है। क्लियर। तो उस डिटेंशन वाले नंबर को प्राप्त कीजिए। समझ गए। तो उम्मीद है न केवल आप इस प्रश्न के उत्तर को समझे होंगे, बल्कि कई सारे नए फीचर या कई सारे नए टॉपिक को समझ पाए होंगे कि हमें अपने इस उत्तर को किस तरीके से अंतर्ग्रहित करना है। क्लियर। तो मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।